वेलकम स्टूडेंट, मैं तबस्सुम खान लेमोरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है रुधिर वाहिकाएं। अभी तक हमने जो है वो ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रुधिर बहता किन में है। हम देखते हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो सिर से लेकर पाँव तक बहता रहता है। ऐसा नहीं है कि खुले में ही बह रहा है। रुधिर जो है वो प्रॉपर जो है नलिकाओं के अंदर बहता है, नलिका जैसी संरचनाओं में बहता है, जिन्हें हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। ये रुधिर वाहिकाएं जो है वो एक पूरा जाल बनाकर हमारे पूरे शरीर के अंदर फैली रहती है और हमारे शरीर के सभी अंगों तक जो है वो रुधिर को पहुंचाती है। जब भी सभी ऊतकों में, सभी जगहों में जो है ये रुधिर वाहिकाएं हमारी फैली रहती हैं। हमारे शरीर के अंदर जो है वो 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है। पहली रुधिर वाहिकाएं होती है धमनियाँ, दूसरी शिराएं और तीसरे प्रकार की जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो है केशिकाएं। ये जो धमनिकाएं होती हैं, ये धमनिकाएं जो है वो छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाती है, जिन्हें हम, ये जो धमनी है, धमनी जो है छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, इन नलिकाओं को कहते हैं धमनिकाएं। इसी प्रकार जो है वो जो शिराएं हैं वो भी छोटी छोटी नलिकाओं के आपस में मिलने से बनती है एक शिरा, और इन्हें छोटी छोटी नलिकाओं को कहते हैं शिरीकाएं। अब हम जो है ये जो धमनी और शिराएं होती है इनकी संरचना को देखेंगे। ये जो नलिकाकार संरचनाएं हैं, इनके अनुप्रस्थ काट को अगर हम काट कर देखें तो हमें इनके अनुप्रस्थ काट में जो है वो 3 स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहरी जो इन रुधिर केशिकाओं का स्तर होता है उसे कहते हैं हम बाह्य कंचुक। ये जो बाह्य कंचुक होता है ये अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु यानी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु से बना होता है, कठोर स्तर होता है। इसके बाद में जो है इसका जो सबसे आंतरिक स्तर है वो जो है वो शल की उपकला से बना हुआ होता है, जिसे कहते हैं अंतःकंचुक स्तर। और ये जो अंतःकंचुक स्तर जो है वो कांच के समान पारदर्शी होता है, कांच के जैसा होता है और शल की उपकला का बना रहता है। इन दोनों स्तरों के बीच में जो है वो अरेखित पेशियों का एक बना हुआ स्तर पाया जाता है। अरेखित यानी चिकनी पेशियां होती है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, अनैच्छिक पेशियां होती है। अरेखित पेशियों का स्तर पाया जाता है जिसे कहते हैं हम मध्य कंचुक। इस स्तर के अंदर संकुचन और या फिर शिथिलन होने की वजह से ये जो इनकी गुहा होती है, इन रुधिर केशिकाओं की गुहा जिनमें रक्त पाया जाता है, इसके अंदर जो है इनकी गुहा में जो है उनका जो क्षेत्रफल है वो कम या ज़्यादा होता है, गुहा सिकुड़ती है या फिर तेज होती है। अब हम धमनिकाओं और शिराओं के बारे में एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है धमनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धमनियाँ क्या होती है? धमनियाँ जो है वो हमारे रुधिर को रक्त हृदय से लेकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। हार्ट से रुधिर निकलता है और वो इन धमनिकाओं के अंदर जाकर धमनी और धमनिकाओं से होते हुए शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचता है। हम धमनिकाओं की स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो बाह्य कंचुक है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। अंतःकंचुक वही शल की उपकलाओं से बना हुआ होता है। और इनका जो ये बीच वाला मध्य कंचुक है, ये मध्य कंचुक काफ़ी मोटा होता है। इस मध्य कंचुक के मोटा होने की वजह से क्या होगा कि इनकी जो ये गुहा है इसका व्यास काफ़ी कम होगा, इसका व्यास काफ़ी कम होगा, तो इसके अंदर जो रुधिर प्रवाहित हो रहा है उस रुधिर पर ज़्यादा दाब लगेगा, और ज़्यादा दाब लगने की वजह से इनके अंदर जो रुधिर बह रहा है वो अधिक तेजी के साथ बहेगा। मतलब इनके अंदर जो है वो रुधिर का प्रवाह तेजी से होता है। साथ ही हम देखें तो इनकी आंतरिक झिल्ली जो है वो एकदम सपाट होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई कपाट या कोई और संरचना नहीं पाई जाती। लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप जो महाधमनी होती है, महाधमनी वो जो डायरेक्ट निकलती है, पहली धमनी जो हृदय से निकलती है, एक साइड फुफ्फुसीय धमनी, दूसरी साइड महाधमनी, तो इनकी शुरुआत के अंदर जो है वो अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, ताकि जो है ब्लड यहाँ से जो धमनियों में जा रहा है वो वापस ना आ सके। इसलिए यहाँ पे इसको हम आगे डिटेल में जब हृदय पढ़ेंगे उसको दोबारा से पढ़ेंगे
लेकिन अभी सिर्फ इतना बता दें कि वैसे तो धमनियों के अंदर कोई कपाट नहीं होता, लेकिन महाधमनी और फुफ्फुसीय महाधमनी इसका एक अपवाद है, जिनकी शुरुआत में जो है अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। हम देखें धमनियां जो है वो आगे जाकर खुलती है धमनिकाओं के अंदर, और धमनिकाएं आगे जाकर छोटी छोटी जो है वो रक्त केशिकाओं में खुलती है, और ये रक्त केशिकाओं का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है, जो रुधिर को हमारे सभी अंगों तक पहुंचाता है। यहाँ जो धमनिकाएं और जो जहाँ पर केशिकाओं से मिलती है उस जगह पर भी जो है यहाँ कुछ पेशियां पाई जाती है। ये पेशियां जो है धमनी से केशिकाओं में जाने वाले रक्त का जो है वो नियमन करती है। धमनियों का कार्य देखें तो ये हृदय से रुधिर को लेके जाती है शरीर के विभिन्न अंगों तक। इनमें जो फुफ्फुसीय महाधमनी होती है वो अशुद्ध रक्त का वहन करती है और अशुद्ध रक्त को लेके जाती है हमारे फेफड़ों तक। उसके अलावा शरीर के अंदर जितनी भी धमनियां होती है वो शुद्ध रक्त रखती है। बाकी सारी धमनियां हमारे शरीर की जितनी भी है उनमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। केवल एक फुफ्फुसीय महाधमनी या फुफ्फुसीय धमनियां जो होती है वही होती है जिनमें अशुद्ध रक्त होता है, और ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाती है और वहां जाके इनको शुद्ध करवाती है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है केशिकाएं। केशिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने बोला आपको कि धमनी और धमनिकाएं जो होती है वो आगे जाकर पतली पतली रुधिर वाहिकाओं के जाल में खुलती है, और ये जो पतली पतली रुधिर वाहिकाएं होती है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, केशिकाएं। और ये पतली पतली जो रुधिर वाहिकाएं हैं वो हमारे शरीर के सभी ऊतकों सभी अंगों तक एकदम फैली रहती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, ऊतकों के अंदर तक फैली रहती है। इनका व्यास बहुत ही कम 4 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। इनका व्यास इतना कम होता है कि एक जो आरबीसी होती है वो आरबीसी इनके अंदर एक बार जब आ जाती है तो वापस नहीं मुड़ पाती, इतना कम इनका व्यास होता है। और हमने देखा था कि 7 माइक्रोमीटर होता है लमसम आरबीसी का व्यास, और ये लगभग उतना ही है। तो लगभग आरबीसी बिटाए इतना ही इनका व्यास होता है, इतनी पतली होती है। लंबाई देखें तो रुधिर केशिकाओं की लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होती है, लगभग 0.3 माइक्रोमीटर है, और इनकी भित्ति में केवल एक ही परत पाई जाती है। इनको अगर काट के देखें तो इनकी भित्ति में सिर्फ एक ही परत है, और ये एक परत जो है वो शल्की उपकला की बनी हुई होती है। शल्की उपकला की परत होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो भित्ति है वो पारगम्य होती है, और जब ये ऊतकों के अंदर प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है कि इनके अंदर जो रक्त बह रहा है और रक्त के अंदर जो पोषक पदार्थ हैं वो इनकी भित्ति से होते हुए ऊतकों में पहुंच जाते हैं, और ऊतकों के जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इनकी भित्ति से होते हुए रक्त में पहुंच जाते हैं। इस तरह से जो है वो पदार्थों का विनिमय भी इनके अंदर हो जाता है, इनकी भित्ति पारगम्य होने की वजह से। दूसरा देखिए कि इनका व्यास बहुत ही कम है, व्यास कम है लेकिन ये बहुत पतली पतली रुधिर कोशिकाएं हैं। इनमें रुधिर बहुत धीरे बहता है, धीरे बहने की वजह से जो है इस विनिमय को ज़्यादा टाइम मिल जाता है। रक्त धीरे बहेगा तो जो पदार्थों का विनिमय है वो आसानी से हो पाता है। तो रुधिर केशिकाएं बहुत पतली पतली जो है नलिकाएं होती हैं, और ये पूरे शरीर के अंदर जो है एक जाल के रूप में फैली रहती है। इनका व्यास 4 से 10 माइक्रोमीटर होता है, लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होती है। इनकी भित्ति में सिर्फ एक परत शल्की उपकला की बनी हुई पाई जाती है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम शिरा और शिरिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले देखा कि धमनिकाएं तो क्या करती है, हृदय से रक्त को लेके आती है शरीर के विभिन्न भागों तक। ये शिराएं जो है उसका उल्टा काम करती है, ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को जो है वो हृदय तक लेकर जाती है। रक्त का प्रवाह जो है वो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक करती है। इनमें देखें कि हमने देखा था कि जो भी ब्लड था वो धमनिकाओं से होते हुए जा रहा था रुधिर केशिकाओं में, और ये रुधिर केशिकाएं जो है आपस में मिलकर पतली पतली शिरिकाओं में खुलती हैं। इन शिरिकाओं से बहुत सारी शिरिकाएं आकर आपस में मिलती हैं और शिरा में खुलती हैं। फिर ये जो शिराएं हैं वो महाशिरा में खुलते हुए रक्त को ले जाती है हृदय तक। हम संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी स्तर जो है वो वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है।
एक बात इसमें अलग है कि इनका जो ये प्रत्यास्थ कोलेजन तंतु है, ये धमनिकाओं की अपेक्षा जो है वो थोड़ा कम प्रत्यास्थ होता है। इसका रीज़न अभी आपको समझ में आएगा कि इसकी आंतरिक भित्ति जो है वो, इसका अंतःकंचुक है वो शल्क्यूकुला से बना है। आप जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, इनका जो ये मध्य कंचुक है, ये मध्य कंचुक अपेक्षाकृत जो है वो कम जो है मोटा होता है। इस ये जो है वो कम मोटा है। कम मोटा होने की वजह से इनकी जो ये गुहा है, गुहा का व्यास काफ़ी ज़्यादा होता है। गुहा का व्यास ज़्यादा होने से इसके अंदर जो बह रहा रक्त होता है वो कम दाब से बहता है, रुधिर पर कम दाब लगता है, और दाब कम लगने की वजह से रुधिर जो है वो धीमी गति से प्रवाहित होता है। इनके अंदर रुधिर धीमी गति से प्रवाहित होता है, तो इसीलिए ये जो है वो ज़्यादा प्रत्यास्थ नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती। इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनके अंदर जो है, इस नलिका के अंदर छोटे छोटे कपाट पाए जाते हैं एक डायरेक्शन में, ताकि इनके अंदर जो रुधिर आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस ना जा पाए। रुधिर को जो है एक ही डायरेक्शन में गति होने देता है। इस तरह से इनके अंदर जो है कपाट पाए जाते हैं। तो कपाट युक्त जो है ये शिराएं होती है। सबसे बड़ी शरीर की जो शिरा होती है वो होती है महाशिरा। जो हमारा हृदय होता है, हृदय में जो रक्त लाने वाली, हमारे शरीर के ऊपरी भागों से रक्त लाने वाली महाशिरा और हमारे शरीर के निचले भागों से रक्त लाने वाली जो महाशिराएं होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी जो है शिराएं होती हैं। सारी शिराएं मिलकर इन ऊर्ध्व महाशिरा और पश्चिम महाशिरा में खुलती है और रक्त को जो है वो हृदय के अंदर डाल दिया जाता है। हम देखें तो शिराएं जो है वो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त लेकर आ रही है। ये जो है वो अशुद्ध रक्त को जो है हृदय तक लेकर आती है, अशुद्ध रक्त का प्रवाहन करती है। लेकिन एक बात इसमें अलग है कि जो फुफ्फुसीय महाशिरा होती है, फुफ्फुसीय महाशिरा मतलब हमारे फेफड़ों से निकलने वाली शिरा, फेफड़े अंग ही तो हैं, फेफड़ों से निकलने वाली शिरा जो जाके महाशिरा में खुलती है, इसे हम फुफ्फुसीय महाशिरा बोलते हैं। इस महाशिरा में जो है वो शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर जो फुफ्फुसीय धमनी थी वो अशुद्ध रक्त लेकर आई, फेफड़ों में वो रक्त शुद्ध हुआ और शुद्ध होके चला गया महाशिरा के अंदर। तो जो एकमात्र शरीर के अंदर जितनी भी शिराएं हैं, शरीर की सभी शिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन इसका सिर्फ एक अपवाद है, फुफ्फुसीय महाशिरा। फुफ्फुसीय महाशिरा जो है वो सिर्फ शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक ले जाने वाली जो वाहिकाएं हैं वो शिराएं कहलाती हैं। छोटी छोटी धमनियाँ जो है आकर जो है शिरिकाओं में खुलती है और बहुत सारी शिरिकाएं मिलकर शिरा बनाती है। इनकी जो बाह्य और अंतःभित्ति होती है, उसके बीच का जो ये स्तर है रेखित पेशी का, ये थोड़ा कम मोटा होता है, इसलिए इनकी गुहा ज़्यादा बड़ी है। गुहा बड़ी होने की वजह से इन पे रुधिर पे दाब कम लगेगा, जिससे रुधिर जो है धीमी गति से बहेगा। इनकी भित्ति के अंदर जो है वो कुछ कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट रुधिर को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, दूसरी डायरेक्शन वापस नहीं जाने देते। तो इस तरह से हम इसको क्लियर करते हैं। आगे जब हम हृदय पढ़ेंगे तो उसमें इनको और ज़्यादा क्लियर किया जाएगा।